सभी लोगों का स्वागत है 12 बजे रात के क्लास में। और आप लोग जानते हैं कि ये जो सेशन मैंने स्टार्ट किया है इसमें प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन आप लोगों को कराने वाला हूं। और ये जो फास्ट चलता है, ठीक, इससे पहले मैं साइंस का आप लोगों को सभी कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन करा चुका हूं, तो मुझे नहीं लगता है कि एक भी क्वेश्चन आपसे मतलब छूटने वाला है। अक्सर आप क्वेश्चन देखिएगा कि हल कर ही दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक। अब ज्यादा समय ना व्यतीत करते हुए प्रीवियस ईयर का आज का साइंस टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। साइंस का बहुत से क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि अभी तक आपको जितना क्वेश्चन बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है सीएसबीसी द्वारा, उसमें आपको 30 साइंस पूछे जाते हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन में से 30 साइंस ही होते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए सेशन स्टार्ट किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं, अगर वर्दी वाला आपका जुनून है, वर्दी लेना है, तो वर्दी लेने के लिए मेहनत करना ही पड़ेगा। और मेहनत करना है तो, और बहुत कम बचा हुआ दिन है, इस कम बचे हुए दिन को अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा, तो ये आपका जो है ना, ये सपना पूरा हो जाएगा, ठीक, महिला पुरुष दोनों के लिए। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं साइंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है साइंस, ये रहा आपका साइंस का क्वेश्चन, साइंस का। और ये पार्ट 1 है, यानी कि इसमें 100 क्वेश्चन टोटल मिलेंगे। ऐसे ही अलग अलग सेट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक, अलग अलग सेट देखने को मिलेंगे और अलग अलग क्वेश्चन आपको बनाना। इसे मैं बड़ा कर लेता हूं। और सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जो कि आसान क्वेश्चन है, रिसेंट समय में हुआ एग्जाम जो है उसमें ये आया क्वेश्चन है। लगाइए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है, यानी कि जीवाणु से होने वाला रोग नहीं है, यानी कि ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग नहीं है, ये लगाना है। चलिए लगाइए। यार तेरा सुपरस्टार, पापा की परी, सब लोग ये यहाँ पर आ चुके हैं, धीरज कुमार, फिरोज आलम, उषा, ये आप लोग क्वेश्चन लगाइए। प्रभु जी, हाँ अब क्वेश्चन लगाइए, ज्यादा समय नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं, हैजा हुआ या टीबी यानी क्षय रोग हुआ, या एंथ्रेक्स जिसे गिल्टी रोग कहा जाता है, ये सभी आपको बैक्टीरिया जनित रोग है, यानी कि जीवाणु जनित रोग है। इसमें जीवाणु जनित रोग ना होगा, यानी कि आपको वायरस से होता है, ये हो जाता है आपका डी, यानी इन्फ्लुएंजा हुआ, HIV जो हुआ, पोलियो हुआ, ये सभी क्या होते हैं, आपको वायरस जनित रोग होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी। बाकी ऊपर आपको जो भी है वो बैक्टीरिया जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 2 लगाइए। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है? पूछता है कि मानव शरीर, देखो जब बचवा जन्म लेता है तो उसमें टोटल 300 हड्डी होती है। ऑस्टियोलॉजी में हड्डी का अध्ययन किया जाता है। जब बचवा बड़ा होता है तो बहुत से हड्डी जुड़ती जाती है और 206 होता है, यानी कि जवान में आपको 206 होता है हड्डी, ठीक, ऐसे याद रखिएगा। अब पूछता है कि इसमें से सबसे बड़ी हड्डी कौन सी? तुम्हारी जांग की हड्डी। जो जांग की हड्डी होती है वो तुम्हारी बड़ी हड्डी होती है, जिसे हम लोग फीमर बोलते हैं, ठीक, इसे फीमर बोलते हैं। टांग में जो हड्डी होती है इसे टिबिया बोला जाता है, ठीक, ये भी याद रखिएगा। और एक आपको हड्डी होता है कान में, स्टेपिस हड्डी होती है, यानी कि छोटा हड्डी जो होता है एक कान की हड्डी होती है। ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है। टोटल अगर खोपड़िया में बात किया जाए, टोटल खोपड़िया में कितना हड्डी होता है? आज ही क्वेश्चन करा है, ये 29 हड्डी होता है। जैसे कि चेहरे का आपका हड्डी होता है, कपाल वाला जो हड्डी होता है, ठीक, ये सब होता है। एक आपको कंठ वाला हड्डी होता है, 3 कनवा वाला हड्डी होता है, ये 3 कान में, ये 3 कान में 6 हड्डी हो जाएगा। तो ऐसे कर कर इसके आंसर क्या हो जाएगा? 2 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। अल्फा कण के 2 अवेशित, अल्फा कण पर क्या होता है? डबल चार्ज होता है। बट ये डबल चार्ज हो, देखो कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ जब होता है तो उसमें से आप देखिएगा रेडिएशन होता है। रेडिएशन में अल्फा, बीटा, आपको गामा किरण निकलती है, ठीक। सो अल्फा जो कण होता है ये कैसा होता है, ये पूछता है। तो अल्फा जो कण होता है इस पर डबल चार्ज होता है, पॉजिटिव, डबल चार्ज पॉजिटिव होता है, और ये हीलियम के बराबर होता है, हीलियम के नाभिक के बराबर होता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा, हीलियम। आराम से लगा लीजिएगा, क्वेश्चन पूछे तो। बिट्टा देखिएगा, बिट्टा कण में क्या होता है? तो वो रीढ़ आवेशित होता है। बिट्टा क्या होता है? रीढ़ आवेशित। और गामा में तो कोई हो भी ना करता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखो 4। निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने के लिए किया जाता है? वियोजित करने के लिए किया जाता है विद्युत परिपथ को, ये लगाना है क्वेश्चन। बहुत अच्छा, संतोष कुमार, रवि गुप्ता, एनडीआर, कुणाल, एनी अंगरू, लगाइए दबाकर क्वेश्चन ऐसे ही मजा से। यार तेरा सुपरस्टार रूप प्रसाद, अभी जो जगेगा ना वो समझो कि अपना हासिल कर पाएगा मुकाम, ठीक। टिंकू कुमार, स्टडी मूड का चला, सभी लोग क्वेश्चन लगाइए। महादेव की दीवानी, वाह क्या बात है। चलो यहां पर जो हो जाएगा, जो स्विच, देखो स्विच ऑन ऑफ जो किया जाता है, यही क्या होता है? पूरी परिपथ का आप देखिएगा क्या होता है? वियोजित करने का, एक पूर्ण करने किया जाता है इसके द्वारा, ठीक। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्विच हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है। एक व्यास समर्पित पुष्प का जो उदाहरण हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा? एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण मटर हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? मटर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। जड़त्व के नियम यह भी बताता है, जड़त्व के नियम मैंने आप लोगों को डायरेक्ट बताया था कि जड़त्व जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द्रव्यमान होता है। तो जब भी तुम्हारे दिमाग में जड़त्व की बात आए तो द्रव्यमान आना चाहिए, यानी कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़त्व भी ज्यादा होगा। जैसे एग्जांपल आप लोगों से पूछ सकता है कि एक कार हुआ, एक ट्रेन हुआ,
इसमें से किसका जड़त्व ज्यादा हो जाएगा, तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़त्व अपने आप ही, मतलब ट्रेन का द्रव्यमान ज्यादा होता है तो जड़त्व ज्यादा हो जाएगा। अब यहां पर देखोगे ये जड़त्व के नियम को कहा जाता है, ये गति के पहला नियम कहा जाता है, यानी कि न्यूटन के गति के पहले नियम को भी जड़त्व के नियम कहा जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा। यानी कि ये क्या कहता है, कोई भी वस्तु विरामावस्था में रहती है जब तक उस पर बाहरी कोई बल ना आरोपित किया जाए, या कोई भी वस्तु गतिशील अवस्था में रहती है तब तक उस पर बाहरी बल आरोपित कर रोका ना जा सके, ये कहलाता है आपको जड़त्व के नियम या आपको गति के प्रथम नियम कहलाता है। 6 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलता है, न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलता है, और द्वितीय जो नियम होता है जो संवेग के परिवर्तन बताता है उससे आपको व्यंजक मिलता है, यानी F बराबर m में मिलता है। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आराम से लगा लीजिएगा, आसान आसान क्वेश्चन है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखो सूक्ष्मजीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है, लैंगिक संपर्क से होता है, ये आपको बताना है कौन से रोग इसका लैंगिक संपर्क से होगा, ठीक, ये इसमें से आपको बताना है। लैंगिक संपर्क से जो होता है ये कौन सी बीमारी होता है, लगाइए। आप लोग जानते हैं ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं, क्या लगा रहे हैं आप लोग? सर बहुत बारिश हो रहा है रमेश पासवान, जाने दीजिए, बारिश हो रहा है, चुपचाप कान में ईयरफोन डालिए और लगाइए। यहाँ पर सिफिलिस, सिफिलिस जो रोग होता है ये क्या होता है, एक मिनट, सिफिलिस जो रोग होता है ये क्या होता है, सिफिलिस जो होता है ये आपको लैंगिक संपर्क से होता है, ठीक। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा वर्ष कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है? कोहरे से देखिएगा, कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित हो, या ऐसे भी आप देखिएगा इसका प्रकीर्णन कम होता है क्योंकि इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है। वेवलेंथ जो होता है ना, वेवलेंथ बढ़ेगा ना, यानी तरंगधर बढ़ेगा ना, तो प्रकीर्णन अपने ही क्या हो जाता है, कम होने लगता है, ठीक। यानी कि एक दूसरे में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक, ये याद रखिएगा। एक याद रखिए तो ये तरंगधर जो क्या होता है, प्रकीर्णन का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जिसे बोला जाता है। और सबसे आपको देखा जाए कि कोहरे में या आपको देखिएगा कि सिग्नल के रूप में जो लाल का इस्तेमाल किया जाता है, लाल का, ठीक, लाल का तरंगधर सबसे अधिक होता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व मापने के लिए किया जाता है? किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व, आपको याद रखिएगा ये जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप चल सकते थे, इस क्वेश्चन में ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चल पाइएगा। यानी आप देख सकते हैं कि बैरोमीटर द्वारा तो आप आराम से माप से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, ये तो काम खत्म हो गया इसका। हाइड्रोमीटर दिया है यहाँ पर, हाइड्रोमीटर द्वारा क्या किया जाता है, तो विशिष्ट गुरुत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर द्वारा, ठीक। वेस्कोमीटर द्वारा वेस्कोसिटी का देखा जाता है इस पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा, बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि, देखिए पूरा डिटेल्स में साइंस का नहीं करा रहा हूं, आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि साइंस का पूरा डिटेल्स करने का मतलब कि 100 क्वेश्चन में लगभग आपका 10 घंटा चला जाएगा। मतलब 10 घंटे तो नहीं जाएगा तो मिनिमम 5 घंटा तो आपको चल ही जाएगा, क्योंकि एक एक चीज अगर बताने लगे तो। यहाँ पर देखो समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं, ऐसे आपको देखिएगा लगभग 400 से 500 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में साइंस के सिर्फ करने हैं, तो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। समस्थानिक किसे कहा जाता है, जिसकी परमाणु संख्या समान हो। परमाणु संख्या क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। संभारिक किसे किया जाता है, जिसका परमाणु द्रव्यमान समान हो लेकिन परमाणु संख्या डिफरेंट पड़ता है, ठीक। ये सब आपको पता होना चाहिए, ये सब पता भी होगा। और परमाणु द्रव्यमान कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाती है, ठीक। तो यहां पर जो होता है समस्थानिकों के रासायनिक गुण जो होता है ये क्या होता है, समस्थानिक में क्या होता है, द्रव्यमान संख्या नहीं परमाणु संख्या समान होती है, और द्रव्यमान संख्या क्या होता है आपको अलग होता है, ठीक। अगर यहां पर पूछे कि द्रव्यमान संख्या समान हो तो वो क्या होगा, वो संभारिक होता है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11, कैल्शियम के परमाणु संख्या क्या होती है? कैल्शियम जो होता है इसकी परमाणु संख्या लगाइए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग एलिमिनेट कीजिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग एलिमिनेट कर सकते हैं अगर नहीं याद है तो। देखो इस सब का अब शुरुआत हो गया, जरूरी थोड़े है दीदी का नाम लेना, अरे चिरकुट आदमी, पढ़ लो। कैल्शियम की परमाणु संख्या जो होता है ये 20 होता है, आराम से लगा लीजिए यहाँ पर कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है। जो खाद्य श्रृंखला का प्रथम जो पोषण स्तर होता है ये किससे निर्मित होता है? खाद्य श्रृंखला के फूड चेन के बारे में तुम लोग पढ़े होगे, जो फूड चेन के बारे में आपको पढ़े होगे, तो ये क्या होता है, खाद्य श्रृंखला के जो प्रथम पोषण स्तर होता है ये क्या होता है, देखो फोटोसिंथेसिस द्वारा जो खाना बनाया जाता है, जो कि 100 पोषी होते हैं, जो कि वायुमंडल से आपको CO2 लेते हैं, पानी से देखोगे पानी जब आता है उसमें से ऑक्सीजन ले लेते हैं, पानी जो होता है मिट्टी से आता है, फिर आपको सूरज के प्रकाश में देखोगे ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में खाना बनाते हैं, इन्हें बोला जाता है उत्पादक। जैसे पेड़ पौधे हो जाएंगे, पेड़ पौधे क्या हो जाते हैं, उत्पादक होते हैं, और खाद्य श्रृंखला में ये प्रथम पोषण आपको स्तर का होता है। देन इसको खाया जाता है शाकाहारी द्वारा, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा, उत्पादक हो जाएगा, पोषण आपको, ठीक, उपभोक्ता हो जाते हैं जो कि इस सबको खाते हैं।
उपभोक्ता में भी अलग अलग होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? इमल्सन का इसमें से कौन सा उदाहरण है ये आपको बताना है। इसमें से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है ये लगाइए क्वेश्चन। चलो चुपचाप क्वेश्चन तुम लोग लगाओ, बड़ी अपने में लगते हो तुम लोग बात करने आए। चलो इमल्सन का उदाहरण हो जाएगा यहाँ पर दूध। दूध एक क्या है? प्यास है, यानी कि इमल्सन। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, और दूध किससे, दूध की शुद्धता मापा जाता है? लैक्टोमीटर द्वारा। ये भी याद रखिएगा। दूध में आपको विटामिन सी और आयरन नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, एटीपी के अंतःस्थ फास्फेट संलग्न बंध को जल के द्वारा खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोचित होती है? यानी एटीपी जो होता है, जिससे आपको केरेंसिल सेल बोला जाता है, आपको देखिएगा कोशिका का, के अंतःस्थ फास्फेट संलग्न बंध को जल द्वारा खंडित होने पर जो ऊर्जा आपको निकलती है वो किसके समतुल्य होती है? लगभग जो होती है ये आपको देख सकते हैं यहाँ पर 30.5 होता है केजी प्रति मोल। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, कायिक प्रबंधन का लाभ यह है कि इस प्रकार के उत्पन्न सभी पौधे में क्या होते हैं? कायिक प्रबंधन होता है जिसमें आपको पौधे को क्या किया जाता है? काट कर भी उगाया जा सकता है, उसके टहनियों से उगाया जा सकता है। सो कायिक प्रबंधन में लाभ जो होता है इसका क्या होता है कि अनुवांशिक रूप से ये क्या हो जाते हैं? कायिक प्रबंधन के जो भी, अब बस ये बात है कि कोई डंडी है, कोई मान लो गुलाब है, गुलाब से उसको काट कर एक अलग गुलाब बनाया जाए, उसके डंडी से लगाया जाए, यानी कि वो समान हो जाएगा जेनेटिक्स चीज उसमें, देखिएगा। तो ये सब जो होते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपको अनुवांशिक रूप से समान हो जाएंगे, बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16, साइनोबैक्टीरिया होता क्या है ये आपसे पूछ सकता है, तो जिसे नील हरित सवाल के रूप से भी आप लोग जानते हैं साइनोबैक्टीरिया। सो साइनोबैक्टीरिया पूछ रहा है ये क्या है? किसके अंतर्गत आता है? तो ये मोनेरा जगत के अंतर आता है, मोनेरा जगत के अंतर आता है, इसी भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर ए देखिए, मतलब इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 16 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है? सोलर सेल क्या करता है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल में एक अर्धचालक का उपयोग किया जाता है, देखिएगा। वो अर्धचालक कौन सा होता है? सिलिकॉन होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द्वारा देखिएगा क्या होता है? सूरज के प्रकाश को फोटोन के रूप में जो आता है उसको विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सिलिकॉन। सिलिकॉन से आप देखिएगा ये मोबाइल का चिप भी बनता है, या कोई भी चिप जो बनता है सिलिकॉन से बनता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है। सो ग्रीन हाउस प्रभाव जो जुड़ा हुआ है ये किससे जुड़ा हुआ है? ग्रीन हाउस इफेक्ट इसे कहा जाता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव जोड़ा है, पृथ्वी के तापमान वृद्धि होता है। पृथ्वी के तापमान वृद्धि किसके कारण हो रहा है? तो ये कार्बन CO2 के बढ़ने के कारण, यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है, ठीक। हमारे वायुमंडल में 0.03% है, लेकिन ये जीवाश्म ईंधन जलाने से कारण ये बढ़ रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इसे भी लगा लीजिएगा। जितना ये बढ़ेगा उतना ही आपको हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, जिसके कारण ग्लेशियर पिघलेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, टमाटर में किस अम्ल के प्राकृतिक स्रोत है? जो टमाटर जो होता है किसका प्राकृतिक स्रोत होता है ये आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 19 लगाइए। सो टमाटर में देखोगे कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक फलों में आपको पाया जाता है, खट्टे फलों में जैसे नींबू में हो गया सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, इसे भी आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 देख लिए, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है? यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? जहां पर आपको देखिएगा कि एटीपी का निर्माण किया जाता है, 38 एटीपी का निर्माण होता है वायवीय श्वसन में। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को, यहाँ पर कोशिका में ये देखिएगा ये ऑक्सीकरण होता है इस अंग में कोशिका का, और इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया नाम है। तो पावर हाउस ऑफ सेल इसे बोला जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। राइबोसोम को क्या बोला जाता है? कोशिका के प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, निम्न में से कौन सा जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाता है? परजीवी पोषण युक्ति दर्शाता है, यानी कि परजीवी मतलब क्या होता है? किसी दूसरे जीव पर आधारित होना, यानी कि जो अपना खाना लेना किसी और पर आधारित होकर। परजीवी पोषण जो दर्शाता है, जैसे कि बड़े बड़े पेड़ों पर देखोगे छाल के रूप में बड़े बड़े, ये आपको देखोगे ये छाल के रूप में गिरा रहता है, ठीक। गुरुजी कॉपी लगा रहा हूं बिना कमेंट देखे, आशीर्वाद दीजिए मंजिल पूरी हो जाए। यार तेरा सुपरस्टार एकदम आशीर्वाद है, तुम एकदम मंजिल में झंडा गाड़ कर आओगे, ठीक, मुझे पता है। हाँ, अमरबेल जिसे कहा जाता है, जो नहीं अब पेड़ों पर क्या लगा रहता है? लता की तरफ लगा रहता है अमरबेल का पेड़, आप जानते हैं। लता लटके उसको झूल झूल कर आदमी ये करता है, झूलता था पहले जब जाता था जंगल की तरफ, ये सब मिलता है। इसको बोला जाता है कसकुट्टा बोला जाता है। अमरबेल के आपको देखिएगा ये अमरबेल भी इसे बोला जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लो, निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगणित नहीं होता है? ये पुष्पित पादप जो है इसका कौन सा भाग जो होता है द्विगणित नहीं होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन में ही आंसर लगा लीजिए, उधर चलेंगे तो ये हो जाएगा। अंडा जिसे डिम्ब बोला जाता है, डिम्ब जो होता है ये द्विगणित नहीं होता है, इसे भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं।
बस इसे रिवीजन के तौर पर आप लोग लीजिएगा, इसे जरूर देख लीजिएगा। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि 10 से 15 क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट एग्जाम हॉल में हिट हो तो इस सेशन को मत छोड़िएगा। ये साइंस के क्वेश्चन है और साइंस के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से बहुत हिट करता है, ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23 देख लो, निम्न में से किस युक्ति में विभक्त वलय द्युक परिवर्तक का कार्य करता है। विभक्त जो आपको वलय है द्युक परिवर्तक का कार्य करता है, इसे याद रखिएगा। द्युक परिवर्तक का कार्य करता है जो वो विद्युत आपको जनित्र की विद्युत मोटर, यही दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो विद्युत मोटर काम करता है। किस ये हो जाएगा कौन, विद्युत मोटर, जो क्या करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, अब ग्लेनमोमीटर जो क्या करता है, जो भी आपको मशीन है उसमें आपको जो बहुत थोड़ी जो आपको होती है ना, जो एम्पियर होती है वो मापता है, यानी कि विद्युत धारा मापता है, ठीक, ग्लेनमोमीटर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24, रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या है। रदरफोर्ड क्या था, रदरफोर्ड जो थे महान वैज्ञानिक है, रदरफोर्ड क्या किए थे, आपको देखिएगा नाभिक की खोज किए थे। ये जो परमाणु के बीच में नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इसका खोज किए थे और प्रोटॉन का नामकरण भी रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड में प्रयोग में अल्फा कण का स्रोत क्या बताए थे, अल्फा कण का जो स्रोत बताए थे ये हीलियम के नाभिक बताए थे। 24 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। अभी ऊपर मैंने क्वेश्चन कराया, कि अल्फा कण किसके बराबर होते हैं, जिन पर 2 पॉजिटिव आवेश होता है, हीलियम के नाभिक बराबर होते हैं। तो क्वेश्चन रिपीट किया ना, आपके सामने क्वेश्चन रिपीट करेगा, बहुत से आप लोग देखते रहना, बस ध्यान से क्वेश्चन रिपीट करता है। अभी तो ये पहला टेस्ट में ला रहा हूं ना, जैसे जैसे सभी टेस्ट लाऊंगा बहुत क्वेश्चन रिपीट करेगा, आप लोग खुद ही समझ जाओगे कि नहीं, जो ये सेशन है इसे जरूर देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 देख लो, मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं। जो मनुष्य के कान की बाहरी हिस्से होती है, मनुष्य के कान की जो बाहरी हिस्से होती है, इसे क्या कहा जाता है ये बताना है, इसे क्या कहा जाता है इसे बताना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 25 लगाइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे बोला जाता है कर्णपल्लव, कर्णपल्लव बोला जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 लगाइए, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। हमारे सौर मंडल में देखा जाए तो टोटल 8 ग्रह है। 2006 में प्लूटो को 52वां ग्रह घोषित कर दिया गया। 8 ग्रह का नाम याद रख सकते हैं। ये मान लो अपना सूरज है जिसमें नाभिकीय संलयन होता है, ऊर्जा इसमें विमुक्त होता है, हाइड्रोजन नाभिक में बदलता है, ठीक। तो यहाँ पर आप देखोगे ये हो जाएगा बुध, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा मंगल, ये हो जाएगा पृथ्वी। माफ करना फिर से देखो, एक मिनट रुक जाओ, ये मंगल थोड़े ना होगा, मंगल तो उधर होगा, एक मिनट देखो, ये होगा आपका क्या हो गया, ये सूरज हो गया, ये बुध सबसे नजदीक हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा बुध, उसके बाद ये शुक्र हो जाएगा, पृथ्वी के जुड़वा भवन भोर के तारा सांझ के तारा, ये सबसे चमकीला ग्रह और संदर्भ के देवता इसे बोला जाता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। फिर आता है पृथ्वी आता है, फिर आता है यहाँ पर मंगल। तो मंगल के बाद आप देखोगे ये हो जाता है बृहस्पति, ये हो जाता है क्या हो जाता है आपको शनि हो जाता है, यहाँ पर अरुण और वरुण हो जाएगा, ठीक। सबसे बड़ा जो होता है ये बृहस्पति होता है और मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट पाए जाते हैं। टोटल 8 ग्रह है। ये पूछता है लाल ग्रह, मंगल को बोला जाता है जिसका 2 डीमोस और फिबोस आपको जो उपग्रह मिलेगा, ये याद रखिएगा। तो इसमें आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल दिखाई देता है। इसके आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा, रेखीय संवेग बदलने की दर को क्या कहते हैं। रेखीय संवेग बदलने की दर को क्या कहा जाता है। रेखीय संवेग जो बदलने की दर है उसे क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो ये जो रेखीय संवेग बदलने की दर को कहा जाता है, यानी कि संवेग अगर बदलेगा, अगर हम यहाँ पर आसानी भाषा में लिखे P बराबर क्या होता है, mv होता है। तो यहाँ पर मास तो कांस्टेंट रहेगा, ये तो बदलेगा नहीं, वेलोसिटी बदलेगा, रेशियो टू टाइम यानी टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर देखो m यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर एक्सीलरेशन निकल कर आ जाएगा। ma के बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है बल का। तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, बल आएगा। क्या निकल कर आएगा, बल आएगा। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। न्यूटन बाबा के नाम पर न्यूटन मात्रक इसका रखा गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। और 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 10 के पावर 5 डाइन होता है। ये भी याद रखिएगा, सीजीएस मात्रक डाइन होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। युक्ति मतलब मशीन होता है, ठीक। ये बताना है इसमें से कौन सी युक्ति जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ओबीसी सी बात है, क्वेश्चन हो जाएगा विद्युत मोटर। मैंने ऊपर आपको एक समझाया भी, विद्युत मोटर क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत जनित्र मतलब विद्युत जनरेटर क्या करता है, अरे चलावे नहीं जनरेटर, सदिया में कौन होता है, ठीक। किरासन तेल डाल के एकदम मार्ग एकदम चमकौआ चमके लगा, ये जो होता है जनरेटर, चालू और जनरेटर। इसका आंसर क्या होता है, जनरेटर जो होता है वो आपको क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर विद्युत मोटर हो जाएगा। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, ठीक। और दोनों का इस्तेमाल तुम लोग देखे होगे, जब इसका भी इस्तेमाल जब देखोगे, जब आपको क्या होता है, अरे ये होता है भाई, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। अरे जब चारा हम लोग काटते हैं ना, मशीन वाला चारा लगाकर विद्युत देते हैं तो वो चलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है, ठीक। तो उसमें देखोगे कि चारा लगाकर काटा जाता है, गांव में देखोगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक प्रगम्य झिल्ली द्वारा होता है। देखो चयनात्मक प्रगम्य झिल्ली है, यानी कि उससे आपको महत्वपूर्ण जो चीज है वही पास होने देगा, और ये प्रगम्य झिल्ली है चयनात्मक में चयन रूप से ये पास होने देगा कोशिका में, तो इसे बोला जाता है परासरण। इसे क्या बोला जाता है, परासरण बोला जाता है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, खुली वायु में कुछ दिन तक छोड़ देने पर सिल्वर के वस्तु पर काली परत जड़ जाती है। जो खुली वस्तु को अगर छोड़ दिया जाए तो सिल्वर की, आपको देखोगे सिल्वर बहुत चमकीला होता है, ठीक।
विकास बिक्कू, क्या हुआ स्नेहा, भूख लगी है, मुर्गा भेज दूं? हम तोरा भेजे मुर्गा हैं? विकास बिक्कू, हम तोरा भेजे मुर्गा हैं? सब चुड़ैले सब आ गया है का जी, चुड़ैल के साथ चमगादड़ आ गया है। तुम सबको पढ़ना चाहिए, तुम सब मुर्गा मुर्गी की बात कर रहा है एकदम। कहीं तुम लोग को बोला जाए, एग्जाम कपार पर है लेकिन तुम लोग को नहीं ध्यान दे रहा है। तुम लोग स्नेहा मैम तुमको मुर्गा भेजे तो तुम्हें मुर्गा चराने वाला दिखाई, एकदम कहीं बोले तुम लोगों को। ठीक, पढ़ लो भाई, पढ़ लो, जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे ऐसे बात करते रह जाओगे जिंदगी भर, ठीक, कुछ नहीं होने वाला है। ऑनलाइन चल रहा है जमाना, यहाँ पर तारीफ करने से किसी को कुछ मिलने वाला है नहीं, झंड हो जाएगा लाइफ। तारीफें करते रह जाओगे, वो अपने एग्जाम निकल कर चल जाएगी, कल भैया रोड पर बेटा 4 बित मारेगी, कहीं तू हमको छेड़ रहा था ना। ठीक, तो चिरकुट पढ़ लो चिरकुट, जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला है। देखो, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तु क्या हो जाती है, ये काली हो जाती है। इस पर क्या हो जाता है, सिल्वर सल्फाइड का आपको परत चढ़ जाता है। सिल्वर क्या होता है, सिल्वर सल्फाइड का परत चढ़ जाता है। एक बात याद रखिएगा, इसके आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, सिल्वर। सल्फर से आपको क्या होता है, ऑक्सीडेशन कर जाता है। तो इस पर आप देखिएगा कि सिल्वर सल्फाइड का आपका परत चढ़ जाता है। सिल्वर क्या होता है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। सिल्वर नाइट्रेट तुम्हारा जब वोट डालने जाओगे तो अंगूठा पर लगाया जाता है, ये जो है इस पर लगाया जाता है सिल्वर नाइट्रेट, ये भी याद रखिएगा। ठीक, लगाओ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखो, हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका श्रावण किया जाता है। जो शर्करा होता है, शर्करा मतलब तुम ग्लूकोज समझ सकते हो। ग्लूकोज जिससे हम लोग, देखो ग्लूकोज अगर हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो चिनिया रोग हो सकता है, यानी कि जिसे हम लोग मधुमेह रोग कहते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मधुमेह रोग बोलते हैं, जिसे शुगर भी सामान्य भाषा में आप लोग बोलते हैं। ठीक, तो ये जो होता है हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाता है उसको कौन नियंत्रित करता है, तो आप देखो इंसुलिन की कमी होगा तभी आपको ग्लूकोज का ज्यादा श्रावण होने लगता है। ठीक, ग्लूकोज मतलब चीनी, एक तरफ से आप समान भाषा में अगर समझो कि चीनी, आपको ग्लूकोज में चीनी ज्यादा होता है तो चीनी का ज्यादा श्रावण होने लगता है। इसी कारण देखो कि मधुमेह रोग बोला जाता है, चिनिया रोग बोला जाता है, इसे आपको शुगर बोला जाता है। ठीक, और इसमें क्या होता है, ये अग्नाशय के बीटा सेल से आपको क्या होता है कि इंसुलिन स्रावित होता है और वही कम स्रावित होगा, तो इसके कारण शर्करा तुम्हारा बढ़ जाएगा ब्लड में। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी अग्नाशय स्रावित होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहां से देखो क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देख लो, बर्फ पानी पर तैरता है। ये बताओ बर्फ जो पानी पर तैरता है इसके किस कारण तैरता है। बर्फ देखोगे, बर्फ आप डालोगे, ये मान लो कोई आपको केतली, मान लो केतली में पानी है, केतली में पानी है। अगर हम बर्फ यहां पर देखेंगे, बर्फ अगर इसमें है तो क्या बर्फ पूरा पिघल जाएगा तो क्या होगा, वो पानी बाहर नहीं गिरेगा। ये तो क्वेश्चन एक पूछता है। एक पूछता है कि बर्फ हम डालते हैं तो ये आपको पिघलने क्यों लगता है, क्योंकि बर्फ का जो घनत्व होता है ये पानी से कम होता है। जो चीज का घनत्व ही कम होगा वो तो ओबीसी पानी में तैरने लगेगा, तो बर्फ का घनत्व क्या होता है, पानी से कम होता है, इसीलिए आप देखोगे कि आपको तैरने लगता है। पानी के कितने डिग्री सेल्सियस पर घनत्व सबसे अधिक होता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, और आयतन कम होता है। तो पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, घनत्व अधिक होता है और आयतन अपने आप ही कम होता है। ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देख लो, प्रतिध्वनि सुनाई देती है, ये आपको बताना है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है। ये लगाइए क्वेश्चन, प्रतिध्वनि सुनाई देती है, लगाइए क्वेश्चन। जो प्रतिध्वनि है लगभग देखोगे 17 मीटर के डिस्टेंस रहेगा, उससे ध्वनि परिवर्तन होता है, लगभग 17 मीटर के डिस्टेंस होता है। और ध्वनि, प्रतिध्वनि मतलब कि ध्वनि के परिवर्तन, ध्वनि परिवर्तित होकर ही तो हमको सुनाई देता है। इसका आंसर क्या हो जाता है, प्रतिध्वनि, जो तरंगों का आपको परिवर्तन होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। ये याद रखिए कि ध्वनि तरंग में कभी भी पोलराइजेशन नहीं होता है, यानी कभी भी ध्रुवण नहीं होता है। इस बार क्वेश्चन ये बन सकता है, इसे एकदम भली भांति याद रखिएगा। पोलराइजेशन मतलब ध्रुव, वो कौन होता है, अनुप्रस्थ तरंग में होता है, यानी कि प्रकाश वाला तरंग में होता है, इसे भी याद रखिएगा। ये ध्वनि जो तरंग है ये अनुधर प्रकार की तरंग है, इसको मीडियम की जरूरत होती है, ये आपको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, साइट्रिक अम्ल जो सिट्रिक फलों में पाई जाती है, साइट्रिक अम्ल सिट्रिक फलों में पाई जाती है, और विटामिन सी भी जो है सिट्रिक फलों में पाई जाती है, तो ये आपको नींबू में पाया जाएगा, नींबू में, ये याद रखिएगा। इसका क्वेश्चन पूछता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। स्नेहक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, भारी मशीन अगर है तो उसको स्नेहक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यही ग्रेफाइड, ग्रेफाइड जो होता है षष्ठ आपको फलकीय होता है, और चतुष्फलकीय क्या होता है, ये आपको होता है आपका हीरा। ग्रेफाइड और हीरा एक दूसरे के अप्रूप है, लेकिन हीरा क्या होता है, चमकीला होता है, और हीरा जो होता है ये क्या होता है, आपको बहुत कठोर पदार्थ होता है, सबसे कठोर पदार्थ में हीरा होता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से, तो ग्रेफाइड का आपको जो पेंसिल का नोकिल बना होता है वो भी ग्रेफाइड का बना होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देख लो, मनुष्य में आहार नाल का सबसे लंबा है, मनुष्य में आहार नाल सबसे लंबा है। ये सवाल यही हो गया, ये ग्रेफाइड और सोना वाला यही सवाल हो गया कि ज्यादा जो चमक होता है लोग उसी का वैल्यू देते हैं, ज्यादा चमक होता है लोग उसी का वैल्यू देते हैं। ठीक, यानी कि हीरा चमकता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, इसलिए सब लोग हीरा के चक्कर में लगा रहता है। वैसे आपको सबसे कड़ा पदार्थ भी है हीरा, ठीक, बहुत कम मात्रा में भी हीरा मिलता है, और ग्रेफाइड तो पूछना ही, मतलब सब जगह ग्रेफाइड है, यानी जिसका कम वैल्यू, यानी कम मात्रा में मिले, वैल्यू भी ज्यादा हो, उसका पुष्ट ओबीसी से ज्यादा होगा। यहां पर देखो, मनुष्य में आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है,
तो मनुष्य में जो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होगा, इस देखो ऐसे क्वेश्चन आता है तो इसका इंग्लिश सेंस भी पढ़ लिया करो, यानी कि इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ लिया करो, सिर्फ हिंदी मत देखा करो। जब तुमको मीनिंग नहीं समझ में आए, यानी कि बृहदांत मतलब क्या होता है, क्षुद्रदांत मतलब क्या होता है, तो क्षुद्रदांत मतलब होता है छोटी आंत। छोटी आंत देखोगे ये होता है 6 से 7 मीटर, 6 से आपको देखोगे 7 मीटर लंबाई इसका होता है, और इसका जो होता है 1 से 2 मीटर की लंबाई मात्र होता है। बृहदांत मतलब कि बड़ी आंत का, तो ओबीसी सी बात है, ये क्षुद्रदांत जो होता है, छोटी आंत जो होता है, ये सबसे ज्यादा खाना इसी में आपको दिखेगा कि पचता है, शोषित होता है। तो मनुष्य में आहार नाल सबसे बड़ा जो है ये आपको क्षुद्रदांत हो जाएगा, यानी छोटी दांत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देख लो, ग्रहों की गति का संचालन किया गया था। ग्रहों की गति का नियम किसके द्वारा दिया गया था, ये आपको बताना है, लगाना है क्वेश्चन। अरे नहीं बोलता, अरे मेरे हीरा, अरे मेरे छोना बाबू ने खाना खा लिया, मेरा छोना बाबू ने पानी पी लिया, अरे मेरे छोना बाबू ने 2 नंबर गया, अरे तोरे छोना बाबू गया भाड़ में, ठीक ना, चुपचाप है, जॉब के अकाल पड़ल है, तू छोना बाबू कहत रह जा। ग्रहों के गति का संचालन कौन करता है, ये बताना है। ग्रहों के गति के जो नियम दिया गया था, ये केपलर द्वारा दिया गया था। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए थे। क्वेश्चन नंबर 38 देख लो, दो अस्थियों का आपस में एक दूसरे से किससे जुड़े होते हैं। दो अस्थि जो होते हैं आपस में कैसे जुड़े होते हैं, ये आपको बताना है। लगाइए क्वेश्चन नंबर 38 लगाइए, दो अस्थि जो आपस में जुड़े होते हैं ये किसके द्वारा। तो देखो ये भी क्वेश्चन तुम लोगों से छूट कर आ जाएगा, क्योंकि हिंदी नहीं पढ़े हो, लेकिन टेंडन और लिगामेंट जानते हो, और दोनों से क्वेश्चन बन चुका है, रिपीट करता है। टेंडन लिगामेंट, मैंने बोलता हूं क्या कि तुमको अगर स्कूल में क्या बोलते हैं टीचर, मारम तो हड्डी टूट जाए और कभी जुटबो ना करी, यानी कि तुम्हारा लिगामेंट में तोड़ देंगे, यानी मारेंगे तुम्हारा लीगा तोड़ देंगे, ठीक है। यानी लिगामेंट क्या करता है, हड्डी हड्डी को जोड़ता है, ठीक, और टेंडन क्या करता है, हड्डी और मांसपेशी को जोड़ता है, ये याद रखना। तो ये आपको क्वेश्चन पूछता है कि लिगामेंट मतलब क्या होता है, यहां पर कंडारा बोला जाता है, स्नायु देखोगे ये पूछता है आपको, ठीक, टेंडन, तो ये आपको पूछता है कि 38 का आंसर लगा दो। इसका इंग्लिश भी देख लिया करो तुम लोग। 38 देखो, 38 का आंसर क्या हो जाएगा, स्नायु बोला जाता है इसको। क्या ये करेगा, ये देखो दो अस्थि को आपस में जोड़ेगा तो ये हो जाता है टेंडन, इसे टेंडन बोला जाता है। स्नायु को क्या हो जाता है, टेंडन होता है, ठीक। जब दो अस्थि आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसे टेंडन बोला जाता है। और कंडारा किसे बोला जाता है आपको, एक मिनट, सॉरी, अस्थि को आपस में जोड़ता है, यानी दो अस्थि को जोड़ेगा तो वो लीगा होगा, लीगामेंट हो जाएगा। लीगामेंट मतलब स्नायु हो जाता है, वही तो बोले हम। और कंडारा मतलब क्या होता है, टेंडन होता है, ठीक, ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, आपको आंसर डी हो जाएगा, डी, यानी कि लीगा मार को तोड़ लीगा दे। इसका इंग्लिश देख लिया करो, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, इसका इंग्लिश देख लिया करो, ठीक। यानी अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। अस्थि कमजोर हो जाता है कैल्शियम की कमी के कारण, इसलिए कैल्शियम की गोली लिया जाता है। इसका आंसर तुम लोग देख लिया करना, ये आपको क्वेश्चन पूछे तो, ठीक। और ये तो हाथों से मिट जाता हो, बताओ। यहाँ देखो, तो ये हो जाएगा आपको टेंडन, अस्थि अस्थि को जोड़ेगा तो, और मतलब कि अस्थि अस्थि मतलब होता है हड्डी, हड्डी और मांसपेशी को जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा वो आपको, अरे बड़ा कंफ्यूजन बोल दे रहे हैं हमने, मतलब हड्डी हड्डी को जोड़ेगा तो लिगामेंट हो जाएगा, और हड्डी और अस्थि को जोड़ेगा तो वो टेंडन हो जाएगा। ये याद रखना, तुम लोग भी बड़ा कंफ्यूज हो जाते होगे। मतलब ये चीज देख लेना ध्यान से। सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग होता है, जो सोलर सेल है। देखो रिपीट कर गया क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूं ना, बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है, तुम लोग समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन रिपीट करता है। अरे तुम लोग सिर्फ आंसर लगाओ बबुआ बचवा, ये सब का तुम लोग कर रहे हो, ज्यादा एडवांस मत बनो। सुहानी राय का तुम लोग, वो अंकित हाजीपुर, तुमको कहाँ भेजना पड़ेगा का तुमको, हैं क्वेश्चन लगाओ चुपचाप, बुड़बक। सिलिकॉन जो होता है ये क्या होता है, अर्धचालक होता है। सिलिकॉन का उपयोग देखोगे जो मोबाइल सिलिकॉट के रूप में आपको देखोगे, जो मोबाइल का पीछे वाला कवर होता है ना, उसको भी आपको लचीला बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चिप में भी ये लगाया जाता है सिलिकॉन, आपको पता होना चाहिए। जो चिप होता है, मोबाइल का चिप बनता है कंप्यूटर उपर का, और आप देखोगे ये सोलर सेल में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देख लो, मूली एक रूपांतरित है, बताओ मूली किसका रूपांतरित है। जो मूली तुम लोग मुरई खाते हो ना, मूली किसका रूपांतरित, अरे मूलई क्या, उसका जड़वा जो बढ़ जाता है, अंदर घुस जाता है, जड़ बढ़ जाएगा, मुरई हो जाएगा, गाजर हो जाएगा। ये सब मुरई का क्या होता है, मूली, ये मूल होता है, ये मूल ही होता है, मूल मतलब जड़ होता है, ये याद रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए। आगे देख लेते हैं, ध्यान से क्वेश्चन सिर्फ लगाओ तुम लोग। 41 देखो, सॉरी 41 क्वेश्चन देखो कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन से प्राप्त होता है। देखो वायवीय जब श्वसन होगा, और बेसिक सी बात है, वायवीय जब श्वसन होगा, ठीक, C6H12O6 को ग्लूकोज कहा जाता है। देन आपको देखोगे ग्लूकोज जब वायु के आपको रूप में आपको विखंडित
होता है, मतलब वायु आप जब रहेगा वहां पर और वो खंडन होगा, यानी ये होता है आपको बनता है कौन, ये बनेगा आपको CO2 और जल बन जाएगा। अवायवीय श्वसन में भी CO2 बनता है और वहां पर क्या बन जाता है, तो वहां पर अवायवीय श्वसन जब कराओगे तुम लोग ग्लूकोज का, तो वहां शराब बन जाता है यानी अल्कोहल बन जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो ये आपको वहां पर भी CO2 बनता है, ये याद रखिएगा। इसके आंसर क्या होगा, CO2 और जल हो जाएगा। वायवीय श्वसन में क्या होगा, ग्लूकोज का आपको विखंडन होता है, तो और 38 ATP बनता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, इसमें 38 ATP बनता है और ATP। ठीक, और अगर हम बात करें अवायवीय श्वसन में तो मात्र 2 ATP बनता है। तो पूछता है कि अवायवीय श्वसन में ज्यादा एनर्जी बनते हैं कि अवायवीय श्वसन में। अवायु मतलब आपको जो वायु वहां पर उपस्थित ना हो। ठीक, तो ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, 38 बन रहा है वायवीय श्वसन में, सी हो जाएगा इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर आपको 42 देखना है, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत उपस्थित होता है। नाइट्रोजन गैस जो होता है वायुमंडल में कितने प्रतिशत उपस्थित होता है, ये भी आपको बताना है। ठीक, सुमन कुमारी अब पूछ भी लो, शनया तिवारी तुमको ले जाकर फेंक देंगे ऊपरा से, ठीक ना, क्लास में तुम पूछा पूछी करने आई हो, काम खत्म है क्या तुम्हारे जी, चुपचाप क्वेश्चन लगाना चाहिए तुमको। तो बार बार तुम लोग यहाँ पर पढ़ने आते हो कि पूछा पूछी करने आते हो, पूछा पूछी कर लो। भर तक तुम्हारे बाबूजी लोग ब्याह कर भाट देते हैं, चुपचाप क्वेश्चन लगाना चाहिए। एग्जाम का पार पे तो ये सब पूछ लो, क्या है बैगन लेगी कि क्या लेगी, अरे पागल इंसान। नाइट्रोजन गैस जो होता है वायुमंडल में कितने परसेंट होता है, ये होता है 78%। 78% होता है, लगभग 21% जो होता है ऑक्सीजन होता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 43, समस्थानिक जो होता है रासायनिक परिवर्तन इसमें से कौन सा होगा, ये बताओ रासायनिक परिवर्तन इसमें से कौन होगा, लगाना है क्वेश्चन। रासायनिक परिवर्तन में देखिएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाने के बाद फिर वो मूल अवस्था में नहीं आ सकता है, यानी पहले अवस्था में जो था उसको नहीं किया जा सकता है। तो ये देखोगे दूध का खट्टा होना, ये एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन, यानी दूध का खट्टा होना, दूध का जमना, ये जो होता है रासायनिक परिवर्तन। लोहे में आपको जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। जल का जमना, फिर से जल बन सकता है। चीनी का पिघलना, फिर से चीनी बन सकता है। लवण का क्रिस्टलीयकरण, फिर से वो बन सकता है, ये याद रखना। दूध का खट्टा होना, ये क्या हो जाएगा आपको, रासायनिक होगा। बाकी सभी इसमें भौतिक परिवर्तन हो जाएंगे। क्वेश्चन आगे देखो, क्वेश्चन यहां पर देखो, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आर निम्न रूप से परिवर्तित होता है। जो पिंड है उसको गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे पर लगाएंगे, एफ लगाएंगे। तो एफ का फॉर्मूला आपको बताना है। एफ का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सबसे होता है किसका, m1 और m2, यानी दोनों मास का होता है। और f जो होता है ये आपको f देखोगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r², यानी दोनों के बीच की दूरी का होता है। ठीक, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा गुरुत्वाकर्षण देखोगे जो f होगा उसका आपको कम होते जाएगा, यानी कि ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है r² का, यानी दोनों के बीच के डिस्टेंस का, ये याद रखिएगा। अब यहां पर आपको देखने से क्या मिलता है कि यहां से दोनों को अगर करोगे तो a बराबर यहां पर मिल जाता है, g कॉन्स्टेंट का वैल्यू आपको g आ जाएगा, और m1 और m2 और बटा में r² आ जाता है। ठीक, अब यहां से क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है कि ये जो होता है ये किसका हो जाएगा, 1/r² हो जाएगा। ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल r निम्न में से परिवर्तित होता है 1/r²। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर डी आराम से लगा लोगे आप लोग। ये g का भी वैल्यू पूछता है, तो 6.67 ये कांस्टेंट का वैल्यू पूछ सकता है इस बार। 10 के पावर -11 ये होता है, ये आपको वैल्यू होता है, लेकिन आपको यूनिट भी निकालना होता है जी का। सो जी का यूनिट कैसे निकालोगे, यहां से देख लो एक बार क्वेश्चन पूछता है तो जी का निकालने के लिए तुम लोग क्या करोगे, यहां से फॉर्मूला देखो, मैं आपको बता रहा हूं, 1 मिनट ध्यान से देखो, एक बार में सीख जाओगे, जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। ठीक, यहां पर मैंने क्या बताया, एफ बताया, एफ बराबर क्या मैंने बताया, यहां पर बड़ा वाला जी हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू होता है m1 मतलब m2, ये दोनों आपको जो दो आपको पिंड रहेंगे एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे गुरुत्वाकर्षण, तो उसका आपको होता है m1 बटा में m2 बटा में r²। ये r² जो होता है दोनों पिंड के बीच की दूरी होता है, इसे r² कर दिया जाता है। अब ये g का पूछता है आपको, g का तो वैल्यू ये हो जाता है, लेकिन इसका यूनिट भी तो लगाना पड़ता है ना, इसके पीछे यूनिट भी लगाना पड़ता है। तो यूनिट कैसे ज्ञात करोगे, तो f का हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा, इसको भेजोगे इधर तो न्यूटन मीटर हो जाएगा, और इसको भेज दो नीचे यानी g का, तो m1 और m2 दो आपको m1 दो मास को गुणा करोगे तो ये प्रति हो जाएगा kg², यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg² जो होता है ये आपको क्या हो जाता है, इसके पीछे लग जाएगा, तो पीछे लग जाएगा निकल कर आ जाएगा, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 45, ध्वनि के सबसे तेज माध्यम में संचारित होती है। ध्वनि क्या है, एक प्रकार का अनुधर तरंग है, और ध्वनि को गमन करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। और ध्वनि सबसे अधिक कहां चलती है, ठोस में चलती है, ठोस के बाद किसमें चलती है, द्रव में, और द्रव के बाद किसमें चलती है, गैस में। ध्वनि कभी निर्वात में नहीं चल सकती, क्योंकि निर्वात में चलने आपको निर्वात में कहां से चल सकती है, इसको तो माध्यम की चाहिए चलने के लिए। ठीक, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ध्वनि की जो तीव्रता मापा जाता है डेसिबल में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 देख लो, 1 जूल बराबर होता है, जो 1 जूल होता है ये किसके बराबर होता है, 1 जूल बराबर होता है, तुम लोग फॉर्मूला पढ़े हो, वर्क बराबर होता है F × S, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का आपको फॉर्मूला होता है। ठीक, तो ये आपको डी भी इसे लिख सकते हो,
अब क्या होगा, एफ का होता है न्यूटन और मीटर हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट का, तो न्यूटन मीटर हो जाता है 1 जूल बराबर, यानी 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए निकल कर आ जाएगा, यानी 1 न्यूटन मीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1 जूल बोलते हैं। इसे भी भली भांति आप लोग याद रखना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 47, अम्लीय वर्षा निम्न में ऑक्साइडों के कारण होती है। जो अम्लीय वर्षा होती है, जो कि आप देखोगे कि ताजमहल में आपको बहुत भद्दा जो हाल हुआ है, ताजमहल का पीलापन जो हो रहा है, खदड़ रहा है ताजमहल, वो अम्लीय वर्षा के कारण ही होता है। ठीक, अम्लीय वर्षा में सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होता है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल भी इसे बोल सकते हो। इसके आंसर क्या हो जाएगा, अम्लीय वर्षा होता है। इसलिए बड़ी लोग चन्हाक बनते हैं कि जब शुरू में बारिश होता है ना, तो खूब छत पर जाकर नाचने लगते हैं और नहाने लगते हैं। वही नहीं नहाना चाहिए। अभी जानते हैं औद्योगिकरण का रूप है भारत में, काफी ज्यादा औद्योगिकरण अभी देखे गए, फैक्ट्री देखने को मिलता है, और आपको जाओगे और उस समय शुरू में जो बारिश होता है उसके साथ ये सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल आपके शरीर पर गिरेगा तो खदाड़ देगा, खुजली होगा, अजीब अजीब बीमारी होने लगेगा आपको। ठीक, ये स्किन संबंधित। 47 के आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो खूब बारिश हो जाने के बाद बारिश में नहाना चाहिए, यानी 5-6 बार बारिश हो जाएगा देन बारिश में नहाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 देख लो, 48 देख लो, निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो सकता है। विटामिन की खोज फंक नहीं किया था, आप लोग जानते हैं। और विटामिन जो होता है ये एक घुलनशील विटामिन होता है, पानी में एक आपको वसा में होता है। पानी में घुलनशील विटामिन जो होता है ये विटामिन बी और विटामिन सी होता है, वाटर में घुलनशील। और विटामिन ए हुआ प्लस विटामिन के हुआ प्लस विटामिन ई हुआ प्लस विटामिन डी हुआ, ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। अब पूछ रहा स्कर्वी रोग किसके कारण होता है, विटामिन सी, जिसका नाम है अस्कॉर्बिक एसिड, ये विटामिन सी के कारण होता है। विटामिन सी जो किसमें मिलता है, आंवला में सबसे अधिक मिलता है। विटामिन ए के कारण आपको रेटिनोल इसका नाम है। विटामिन ए के कारण आपको कौन सा, रेटिना, यानी कि तुम्हारा आंख प्रभावित हो सकता है, और ये आपको मिलता है गाजर में सबसे अधिक। विटामिन बी1 को बोला जाता है थायमीन, और ये जो आपको बेरी बेरी रोग हो सकता है इसकी कमी के कारण। और कैल्सीफिरोल बोला जाता है विटामिन डी को, जो कि सूरज के प्रकाश में मिलता है। 48 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखो, ये रहा आपका 49 नंबर क्वेश्चन। गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की थी। गैलीली ने किस यंत्र की खोज की थी। गैलीली ने यंत्र की खोज की थी, मतलब का आपको क्या था, तो यहाँ पर टेलीस्कोप की खोज किया था, ये याद रखिएगा, टेलीस्कोप की गैलीलियो गैलीली ने। क्वेश्चन नंबर 50 लगाइए, निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह विकसित किस में होता है, ये आपको बताना है। ये देखो, निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह किस में विकसित होता है, ये आपको बताना है। ये किस में विकसित होता है, लगाइए क्वेश्चन। देखो ये सब ना मानेगी, इस सब को, ये जो बीज में होता है इसके आंसर क्या हो जाएगा, बीजांड बीजे में होगा, बी हो जाएगा। ये सब का मानना नहीं होगा। चलो थोड़ा पानी हम पी लेते हैं, 50 क्वेश्चन हो गया, आप लोग भी पानी थोड़ा पी लो, ठीक, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ। ऐसे क्वेश्चन तुम लोग करते रहो। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। ऑब्वियसली सी बात है, किस समस्थानिक या किस एनर्जी का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 का विखंडन किया जाता है। वैसे यूरेनियम सबसे अधिक कजाकिस्तान में मिलता है, फिर कनाडा में, फिर आपको ऑस्ट्रेलिया मिलता है, आपको याद रखिए उत्पादन की दृष्टि से। और यूरेनियम को विखंडन किया जाता है तो दिन परमाणु ऊर्जा आपको बनता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, इसके आंसर ए हो जाएगा। और यूरेनियम 238 प्राकृतिक में देखोगे सबसे मूल अवस्था में सबसे अधिक यूरेनियम 235 मिलता है। इसके आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, यूरेनियम 238 से 235 बनाया जाता है, सबसे अधिक 238 मिलता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ये आपको बताना है। ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ऊर्जा के मात्रक नहीं है, बताओ। शक्ति हम लोग निकालते हैं ना, बहुत आसान चीज है। ऐसे क्वेश्चन को तुम लोग चुटकी में उड़ा दोगे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि पावर पढ़ते हैं। पावर बटा में क्या होता है, वर्क डन बटा में टाइम होता है, यही नहीं होता है पावर बराबर, यानी वर्क बटा में टाइम होता है, यानी कि कार्य बटा में समय को ही हम लोग क्या कहते हैं, वो आपको पावर शक्ति कहते हैं। ठीक, तो लगा लो, यहां पर क्या होगा, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो देख लो, ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ये आपको बताना है। देख लो, किलोवाट घंटा, न्यूटन मीटर, जूल, ये इसमें से ऊर्जा तो जूल तो होगा ही, ये तो तुम लोग पता ही है। और न्यूटन मीटर मैंने पहले ही बताया, ऊपर बताया मैंने कि न्यूटन मीटर किसका है। न्यूटन मीटर मैंने बताया ना तुम लोग को, वर्क डन बराबर क्या होता है, एफ एस होता है, एफ इंटू एस। तो ये आपको एफ न्यूटन हो गया, एस हो गया आपको मीटर, तो ये होता है न्यूटन मीटर भी हो जाएगा, जिसे हम लोग जूल भी बोलते हैं। तो ये तो दोनों तो अपने आप ही खत्म हो गया। अब यहां पर आता है किलोवाट घंटा, किलोवाट हुआ,
हॉर्स पावर हुआ मतलब, या वाट हुआ, ये सभी शक्ति के मात्रक होते हैं, ये याद रखिएगा। ये पूछ रहा है कि ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो ऊर्जा का मात्रक कौन सा नहीं है, ये आपको किलोवाट नहीं है। तब कहिएगा सर जी किलोवाट नहीं है, किलोवाट घंटा दिया है, तो कैसे हम लोग समझ में आएंगे, घंटा ना हम लोग को समझ में आया, समझाइए। तो यहां देखो समझने की कोशिश करो, यहां पर दे रहा है कि कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो ऊर्जा के मात्रक निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर पावर दिया है तो ये टी को इधर भेजेंगे, यानी पावर यहां पर हो जाएगा पावर और टी हो जाएगा इंटू टी। पावर को क्या होता है, वाट होता है, वाट होता है, और वाट में घंटा जब जुड़ेगा तो घंटा निकल कर आएगा वाट घंटा, यानी कि यहां पर देखो किलो वाट में घंटा जुड़ेगा तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, यहां पर निकल कर आ जाएगा ये एनर्जी का मात्रक है, बट यानी ऊर्जा का मात्रक है, लेकिन किलो वाट आपको देखोगे ये शक्ति का मात्रक हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 53 देख लो, वह संयोजी उत्तक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। देखो आ गया क्वेश्चन, अस्थि को मांसपेशी से जोड़ता है, यानी हड्डी को तुम्हारा मांसपेशी से जोड़ेगा, उसे क्या बोला जाता है, टेंडन बोला जाता है, टेंडन बोला जाता है। टेंडन को हिंदी में क्या बोला जाता है, ये आपको बताना है। लगाओ 53 नंबर लगाओ। टेंडन को बोला स्नायु बोला जाता है, इसको क्या बोला, स्नायु बोला जाता है, टेंडन, स्नायु, टेंडन। इसका आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 देखो, आहार नाल मूल रूप से कहां तक विकसित होता है। आहार नाल जो होता है ये मूल रूप से कहां तक होता है। आहार नाल जिसमें खानवा तुम लोग खाते हो, जिसके थ्रू जाता है तुम्हारे खानवा छोटी आंत बड़ी आंत तक जाता है, तो खानवा जो खाते हो मुंह से जाता है, तुम्हारी छोटी बड़ी आंत तक जाता है, लास्ट में बड़ी आंत तक जाता है। तो आहार नाल जो होते हैं मूल रूप से आप देखोगे कहां से होते हैं, तो एक तो तुम्हारी कहां से स्टार्ट होते हैं, हाँ नासिक गुहा से स्टार्ट होता है ना, मुंह से स्टार्ट होता है भैया, तुम्हारा आहार नाल मुंह से स्टार्ट हो जाता है। कहां से, मुंह से स्टार्ट हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, मुंह मतलब तुम्हारा थोबड़ा मुंह से हो जाएगा, यानी ये वाला मुंहवा, और कोलोन, कोलोन जो बड़ी बड़ी आंत का एक आपको भाग होता है कोलोन, इसके तो यहां पर हो जाएगा मुंह से लेकर कोलोन तक, मुंह से लेकर कोलोन तक होना चाहिए ना। 54 का लगाओ आंसर। मुंह से लेकर कोलोन, कोलोन भी बड़ी आंत की भाग है, कोलोन भी क्या है, बड़ी आंत की भाग है, तो वहां तक तुम्हारा आहार नाल लंबा होता है, बड़ी आंत तक। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत आता है ना, उसमें जाता है खाना, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। पूर्ण रूप से पाचन देखा जाए तो इसमें जाता है, ठीक, हाँ मुंह से कोलोन तक जाता है। बहुत अच्छा, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 55 देख लो, एक द्वार द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और अत्यधिक छोटा होता है। हमेशा आभासी होगा, आपको अत्यधिक छोटा होगा, तो ये बताना है। एक आपको दर्पण देना, ये उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है ये क्या होता है, हमेशा आभासी होगा, सीधा होगा और अत्यधिक छोटा होगा। अरे भैया तुम लोग बोलोगे सर जी अत्यधिक छोटा होगा कैसे, तो तुम लोग छोटा को देखते हो, छोटे से तुम लोग क्या लगाते हो, ये मान लो ये किसको माने, कौन को नाम ले लेते हैं, ठीक, कौन है क्रम में, चलो एक सनिया तिवारी को उठाते हैं, ठीक। यहां पर सनिया तिवारी है, ये ले लो, सनिया तिवारी की आंख हो गया गोल गोल, ये नाक हो गया टेढ़ा, इसका मुंह हो गया बड़ी हंस रही है, ठीक, ये सनिया तिवारी है, ठीक, ये तो भूत जैसन बन गया जी सनिया तिवारी। सनिया तिवारी इसका एक बड़ा बड़ा बाल हो गया, ठीक, बड़ा बड़ा बाल हो, मेकअप हो गया, थोड़ा मेकअप कर देते हैं। ये सनिया तिवारी है, ठीक, ये मोटरसाइकिल पर बैठी है, मान लो यहाँ पर मोटरसाइकिल हो गया, ठीक, ये मोटरसाइकिल लेकर बैठी है, ये मोटरसाइकिल लेकर घूम रही है, बुलेट रानी है, ठीक, ये घूम रही है। तो ये जो घूम रही है तो इसके ये देखोगे मोटरसाइकिलिया में वो लगा रहता है, या बसवा में देखोगे वो छोटा सा आईना लगा रहता है, जो पीछे की कोई भी चीज को छोटा छोटा इसके आईना में दिखाता है। तो इतना बड़ा मुंह है, इतना बड़ा आईना में कैसे देखेगी, इसलिए पीछे की वस्तु को देखने के लिए, इसका दिखाने के लिए उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण क्या होता है, आपको साइड मिरर के रूप में होता है, और पीछे की वस्तु को दिखाया, जैसे तुम लोग बस में बैठोगे तो साइड मिरर के रूप में लगता है, ट्रक में देखोगे साइड मिरर के रूप में लगता है, ये क्या होता है, ये उत्तल दर्पण होता है, ठीक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर यही हो जाएगा, ठीक। एक मिनट, हाँ चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 56, प्रथम टीका विकसित किसने किया था। क्वेश्चन नंबर लगाओ, प्रथम टीका किसने विकसित किया था। क्या हुआ सोनू रनर, हिले तो डुले रहे हैं, तनी नेटवा अपन सही कर ला। बाइक कौन चला रहा है, सेट में उसका आंसर डी था, तो आप सेट में उसका आंसर डी था, तो ये देखा भी जाता है कि आप किस कैटेगरी का सेट देख रहे हो ना, कहां से प्रीवियस ईयर का सेट देख रहे हो, क्या ऑथेंटिक उसका आंसर होगा। कलोन जो होता है ये बड़ी आपको जो होता है उसकी भाग होता है, ठीक, बड़ी आंत का, तो ये चीज मैंने आपको बताया था, इसलिए ठीक, तो आप लोग लगाना है ये चीज, आपको ऑथेंटिक आंसर लगाना है। प्रथम टीका विकसित किया गया था, तो ये किया गया था एडवर्ड जेनर द्वारा। एक मिनट, एडवर्ड जेनर ने प्रथम टीका की खोज किया था, ये भी याद रखिएगा, चेचक की टीका की। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लुईस पाश्चर ने पाश्चुरीकरण दिया था, रेबिज टीका की खोज किया था। कार्ल लैंडस्टीनर जो होगा ये आपको पूछता है, ये भी आपको जैसे खून से संबंधित है, खून आपको जो ब्लड जो होता है ग्रुप बराबर दिया था इन्होंने, ठीक। ये जोसेफ मिस्टर जो होते हैं ये प्रत्यारोपण से संबंधित है, यानी कि क्या बोला जाता है उसे, सर्जरी के पिता। ये जो हो जाएंगे बी हो जाएगा यहाँ पर,
बी हो जाएगा एडवर्ड जेन्नर ने खोजा था सबसे पहले। कहाँ गया क्वेश्चन, एक मिनट, इधर है। ये क्वेश्चन पूछता है, देखो घुमा घुमा कर, जो विज्ञान है ना उसको 10th लेवल पर जब पूछता है ना तो वो क्वेश्चन रिपीट करता है। 12th लेवल पर जब पूछता है बिहार पुलिस में, उसके लिए तुमको हर कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। उसके लिए जो बैच मैंने बोला हूं कि 1 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें ज्वाइन होना। तुम लोग ज्वाइन हो गए तो उसमें कॉन्सेप्ट एक एक क्लियर करेंगे क्वेश्चन के साथ। वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाले विकिरण से पृथ्वी पर सुरक्षा करती है। देखो पूछा भी है क्वेश्चन के, ओजोन जो होता है इसे O3 बोला जाता है, ऑक्सीजन की 3 इसमें आपको अणु होता है। तो सूरज से आने वाली जो होती है विकिरण जो होती है, ये आपको जो विकिरण होती है इसे पृथ्वी से हमारी रक्षा करता है। ये जो परावैंगनी विकिरण है इससे, यानी कि पराबैंगनी जो विकिरण है इससे हो जाएगा ना। यहाँ पर 57 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लगा लो, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है भैया, लगाओ। ये पराबैंगनी किरण होगा, ये O3 जो होता है इससे हमारी रक्षा करता है और समताप मंडल में मिलता है। O3 का सबसे बड़ा दुश्मन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी याद रखिएगा। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा बी। और आपको पता होना चाहिए कि ओजोन यानी कि ओजोन लेयर को मापा जाता है डॉप्सन में, इसे भी याद रखिएगा। एक बैड ओजोन होता है, एक आपको गुड ओजोन होता है। बैड ओजोन कौन होता है, जो कि क्षोभ मंडल यानी निचले मंडल में मिलेगा, वो आपको देखिएगा प्रदूषक के रूप में काम करता है, उसे बैड ओजोन हम लोग बोलते हैं। गुड ओजोन होता है जो कि सही में वो आपको जो समताप मंडल में जो सबसे ज्यादा ओजोन जो लेयर संकरित है वो आपको समताप मंडल में मिलता है, ठीक, उसे हम लोग गुड ओजोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखो, संपीड़ित प्राकृतिक गैस में कौन सी गैस होती है, संपीड़ित, CNG इसे बोला जाता है। संपीड़ित यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG, ठीक। तो ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होता है इसमें जो होता है ये क्या होता है ये आपको बताना है। अरे भैया बता दो क्या होता है तुम लोग, अरे गोबर गैस का नाम तुम लोग सुने हो, क्या लगा रहे हो, बहुत अच्छा, मतलब तेज हो गए हो तुम लोग ना, मानना पड़ेगा। इसका आंसर क्या होगा, मीथेन हो जाएगा। मीथेन भैंस गाय जो है पगुराई करती है तो मीथेन होता है। फिर कहोगे कि सर जी तो कहाँ होता है, धान के खेत में होता है, फिर कहोगे कोयला के खदानों में होता है, फिर दलदली क्षेत्रों में होता है, फिर देखोगे जो सड़ता उड़ता है वहाँ पे मीथेन गैस निकलता है। ये सब आपको मीथेन गैस यहाँ से निकलता है। इसका मार्स गैस भी से बोला जाता है, बी हो जाएगा मीथेन। क्वेश्चन नंबर 59 देख लो, एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव होती है। अधातु के बारे में पूछ रहा है कि जो कमरे के तापमान पर द्रव होती है। अधातु बताओ जो कमरे के तापमान पर क्या होती है, द्रव होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन होता है। अगर धातु पूछता कमरे के ताप पर तो Hg हो जाता है यानी पारा हो जाता है। ये भी दोनों क्वेश्चन पूछता है, रिपीट करता है, इधर से उधर उधर रिपीट करते रहता है, ठीक। सो ब्रोमीन देखोगे एक पीड़क नाशी के रूप में भी काम किया जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में भी काम किया जाता है ब्रोमीन। देखोगे इसका आंसर यह हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, मतलब डी हो जाएगा आंसर, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन देखो 60 देखो, मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है। जो मेरुरज्जु है इसको सुरक्षा कौन प्रदान करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60 लगाइए, मेरुरज्जु को सुरक्षा कौन प्रदान करता है, लगाइए क्वेश्चन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा चंदन मंडल, क्वेश्चन लगाओ और रिवीजन करते रहो, ठीक। ये हो जाएगा। तो ये केशरुक दंड द्वारा होता है, केशरुक दंड द्वारा होता है, ये याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा, केशरुक स्पाइनल कोड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बताओ भैया। अब इसमें पूछ दिया कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है, यही तो क्वेश्चन पूछते रहता है। तो ये बताओ इसमें से कौन सा हो जाएगा। और दिमाग से, बहुत लोग बोलते हो जब सेट हम कराते हैं 3 बजे वाला और आपको 12 बजे साइंस वाला तो बोलते हो बहुत सर जी आसान आसान क्वेश्चन होता। तो ये देख लो, ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इससे अंदाजा तुमको लग जाएगा कि तुम्हारे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये बताओ। उबलता हुआ पानी भौतिक परिवर्तन है, उबलता हुआ पानी क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन है, यानी प्रकाश संश्लेषण बहु लकीकरण दहन, ये जो हो जाएगा, ये जो होता है रासायनिक होता है, ये हो जाएगा उबलता हुआ पानी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन नहीं हो जाएगा, ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 लगाओ, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है ये क्वेश्चन लगाना है, ठीक, बताओ। चलो, अरे किरण कहाँ है, तो मतलब अजीब टाइप से आज मतलब ढेर हम लोग खाना खा लिए हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ये आपको बताना है जिप्सम से बनाया जाता है, ठीक। ये किससे बनाया जाता है, जब जिप्सम को गर्म करोगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। यानी कि तुम्हारा जब हड्डी टूटता है, जब हड्डी टूटता है तो क्या लगता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगता है। जो उजला वाला तुम ऐसे ऐसे लटका कर चलते हो ना, वो जो होता है, ठीक। अब जिप्सम का कहाँ होता है, तो सीमेंट में उपयोग होता है जिप्सम को, कि जल्दी से वो जमे नहीं, ठीक। अब यहाँ पर जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, इसका फॉर्मूला और जिप्सम का फॉर्मूला पूछ सकता है, ठीक। तो ये आपको लगाना है। तो देखो इसका फॉर्मूला CuSO4 × 2H2O, ये किसका होता है, ये होता है जिप्सम का।
और इसको फॉर्मूला को अगर गर्म करते हो तो आपको देखोगे, गर्म करोगे तो क्या बन जाता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। यानी यही होता है ना जी फॉर्मूला, CO4 × ½ H2O, यही ना फॉर्मूला होता है। आए बताओ तो तुम लोग गलती लिख रहे हैं क्या हम? थोड़ा सही है ना, क्या दिक्कत है? भेदभाव गुरुजी मतलब, अरे सही है ना, सही लिखे हैं फॉर्मूला, तुम लोग बताओगे भैया। बगल में बारात आया है, डीजे डिस्टर्ब करा, चुपचाप चंदन मंडल मोबाइल बंद करो, बगल में जाओ, बारात में खूब नाचो, ठीक, और नाच कर खूब खाओ, और खूब खा कर फिर आओ, ठीक, और फिर पढ़ाई होगा, पढ़ाई भी होते रहेगा, लेकिन बगल अगल के शादी नहीं छोड़ना है, ठीक ना, जबरदस्ती घूस कर खाना है, काहे कि कभी कभी शादी होता है, और शादी जो होता है बर्बादी का पूरा मजा लेना चाहिए, ठीक। इश्क और प्यार का मजा लीजिए और थोड़ी इंतजार का मजा लीजिए, ठीक है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 63 देख लो। चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक कौन है? चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक बताना है। अरे तुम लोग को क्या करोगे ना, जब पूरा व्याधि तुम लोग को पता करना होगा, रोग पता करना होगा शरीर का, तुमको सुताएगा और ले जाकर घुसेड़ देगा, आपको पूरा मशीन लगा रहता है, ठीक, वो करे अंदर घुसा देगा, ये कहता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है, इससे आपको MRI बोला जाता है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर आपको यशोद लेपन किया जाता है, यानी एक परत चढ़ा दिया जाता है, यशोद लेपन कर दिया जाता है, परत चढ़ा दिया जाता है। अरे तुम लोग का नेटवर्क दिक्कत है तो भैया हमको काहे बोल रहे हो, हमारा तो सही चल रहा है नेटवर्क, बताओ क्या दिक्कत है, इधर से उधर तो कर रहे हैं, अरे दिक्कत हो गया क्या हुआ, नेटवर्क दिक्कत है, ले लुट्टा, आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है आवाज? अरे यहां पर भी हमको लग रहा है थोड़ा बहुत बारिश हो रहा है का तो, अरे आवाज आ रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, तुम लोग कहाँ दिक्कत, हमको समझ में ना आ रहा है, हैं? आवाज आ रहा है ना? अरे आवाज तो आ रहा है, बुड़बक तो तुम हमको बुड़बक बना रहे हो तुम लोग, हैं? चलो लगाओ क्वेश्चन लगाओ। जब इस्पात तथा लोहे के जंग को सुरक्षित रखने के लिए इसको अशुद्धलोपन किया जाता है, ग्लोनाइजेशन किया जाता है, यानी जास्ता का परत चढ़ाया जाता है, इसके आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कि इसमें मूर्छा ना लगे, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखो, विद्युत का तंतु बना होता है, सो विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है ये किसका बना होता है, ये आपको बताना है। सो विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है ये बना होता है टंगस्टन का, इसके आंसर क्या हो जाएगा, टंगस्टन का बना होता है, इसे याद रखिएगा। विद्युत बल्ब का, विद्युत का तंतु पूछ रहा है, यानी विद्युत बल्ब का ही तंतु पूछ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 65 का आपका हो जाएगा, ठीक। हीटर का पूछे तो वो नाइक्रोम का बना होता है, ठीक, इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 66, तारापुर केंद्र है, तारापुर केंद्र है, लगाओ जल्दी जल्दी, क्वेश्चन सही से चल रहा है सब चीज। तारापुर जो केंद्र है ये कहां पर स्थित है, बताओ। तारापुर जो है ये एक आणविक केंद्र है और ये महाराष्ट्र में स्थित है, ये याद रखिएगा। आणविक मतलब कि यहाँ पर यूरेनियम का इस्तेमाल, ये आपको दिखेगा, जो भारी नाभिक को तोड़कर एनर्जी बनाया जाता है यहाँ पर, इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 67 देख लो, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, यो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन मतलब हीमो मतलब लोहा हो जाएगा, ग्लोबिन आपको एक प्रकार का प्रोटीन हो जाएगा, ठीक। तो हीमोग्लोबिन वर्णक जो पाया जाता है ये क्या पाया जाता है, ये आपको WBC में पाया जाता है। WBC किसे बोला जाता है, WBC ना भाई, RBC में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल में पाया जाएगा ना। हीमोग्लोबिन किस में पाएगा, रेड ब्लड सेल में पाया जाएगा, WBC में थोड़ा ना पाया जाएगा। रेड ब्लड सेल जो होता है, RBC का जीवन काल होता है लगभग 120 दिन और WBC का होता है 2 से लेकर 5 दिन होता है, ठीक। ये याद रखिएगा, प्रतिरक्षण के रूप में WBC होता है और यहाँ पर हो जाता है 67 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको RBC हो जाएगा, रेड ब्लड सेल नाम से ही पता चल रहा है, ठीक। आगे देखो क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 68 देख लो, पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम द्वारा होता है। जो पराग कण है एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण जो होते हैं ये किसके द्वारा होता है, ये याद रखना है, क्वेश्चन लगाना है। देखो 1 तारीख से आपका एक बिहार पुलिस का बैच स्टार्ट हो रहा है, बहुत बेसिक तरीका से स्टार्ट किया जाएगा, अच्छे तरीके से क्वेश्चन में स्टार्ट करूंगा जब तक एग्जाम की तैयारी आपका बेहतर हो जाएगा, ठीक। तो उसके बारे में मैं जल्दी ही बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ पर देखो, पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक जो स्थानांतरण होता है किस माध्यम से होता है, जल से भी हो सकता है, वायु से भी हो सकता है, कीट से भी हो सकता है, उपयुक्त से सभी हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये दरोगा में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 69 देखो, एक विद्युत जनित्र बदलता है, विद्युत जनित्र दे रहा है, यहाँ पर देखो विद्युत जनित्र दे रहा है, ठीक, विद्युत
जनित्र, जो विद्युत जनित्र है ये किसमें किसको बदलता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 69 लगा लो भाई, क्या दिक्कत है, क्वेश्चन लगा 69। ये क्या करता है, विद्युत जनित्र जो होता है यानी विद्युत जनरेटर जो होता है ये आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यही विद्युत मोटर रहता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 70, डीआई मेडलिफ को श्रेय जाता है। जो मेडलिफ जी थे ये आपको पीरियोडिक टेबल बताया था। पीरियोडिक टेबल में ये क्या बताया था कि जो भी आपको परमाणु होते हैं वो किसके फलन होंगे, परमाणु द्रव्यमान के होंगे, ठीक। यानी कि जो डीआई मेडलिफ ने बताए थे कि तत्वों के जो आवर्त सारणी के बताए थे और ये परमाणु द्रव्यमान के अनुकूल बताए थे, यानी 70 के आंसर क्या लगाओगे, द्रव्यमान के अनुकूल बताए थे। लेकिन मोस्टली आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देता है और वो आपको परमाणु संख्या के अनुकूल बताता है, ठीक। तो इसका तत्वों के आवर्त सारणी के बारे में बताए थे। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 71 देखो, अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है, अनुवांशिकी के फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, अनुवांशिकी के जनक बोला जाता है जॉर्ज मेंडल को कहा जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखो, सुरक्षा का तात्पर्य क्या होता है, सुरक्षा का तात्पर्य क्या होता है ये बताओ। सुरक्षा के तात्पर्य क्या होता है, अगर हम बात करें खाद्य सुरक्षा के, खाद्यान्न सुरक्षा के, तो खाद्यान्न की उपलब्धता होगा, खाद्यान्न की पहुंच होगा और खाद्यान्न की समर्थ होना चाहिए, ये उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 लगा लो, भारत के प्रथम परमाणु संयंत्र कहां स्थापित किया गया था। सो भारत के प्रथम जो परमाणु संयंत्र है ये तारापुर यानी कि महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था, ये याद रखिएगा, तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 देख लो, क्वेश्चन 74 देख लो, देखो रिपीट कर गया ना, तारापुर वाला रिपीट कर गया ना, क्वेश्चन रिपीट करता है, इस बात को ध्यान में रखिए, क्वेश्चन रिपीट करता है। कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक। कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है ये आपको बताना है। शिक्षा और प्रशिक्षण, शिक्षा किसी का आपको देख सकते हैं, किसी का कोई छीन नहीं सकता शिक्षा, ये याद रखिए। शिक्षा और प्रशिक्षण जो होगा ये भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखो, क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं, क्रिया बल प्रतिक्रिया बल हमेशा लगेंगे, ठीक, ये बताओ। तो क्रिया प्रतिक्रिया बल, मान लो यहां पर दो उठा लेते हैं, केकरा उठाएं, हाँ, एगो एंग्री अन्नू उठाते हैं, नहीं एकरा नहीं आज, अब दूसरा, चलो इसमें उठा लेते हैं रवि गुप्ता को और विकास बिक्कू को। यहाँ पर एक चीज़ हो गई, रवि गुप्ता हो गई, ये रवि गुप्ता जी आरजी हो गए, ये रवि गुप्ता यहाँ ऐसे है, ठीक, रवि गुप्ता ये ऐसे है, ठीक, खिसियाई ओ ये रवि गुप्ता हो गए, ठीक, ये रवि गुप्ता हो गए। और यहाँ पर विकास बिक्कू हो गया, विकास बिक्कू, ठीक, यहाँ पर हो गया ये इसका टमाटर जैसा चेहरा, लहसुन जैसा नाक है, ये जो हो गया ये हो गया। दोनों ने एक एक चटकन मारा दोनों को खींचकर, यानी कि न्यूटन के थर्ड लॉ जो एक एक थप्पड़ दोनों ने मारा। ये देखो एक थप्पड़ ये भी मार रहा है, एक थप्पड़ ये भी मार रहा है, यहाँ से ध्यान से देखो, मतलब दोनों ने खींच कर मारा, कुछ बात के लिए हो चुका होगा, लड़की का मामला होगा, ठीक, दोनों का। ये जो होगा ये एक दूसरे को एक एक चटकन मारे खींचकर, जब एक एक चटकन मारे खींचकर, ओबीसी सी बात है, एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, ये आपको प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं, ये भी मार रहा है वो भी मार रहा है, ठीक। ये न्यूटन के थर्ड लॉ दिखा रहे हैं, थर्ड लॉ। न्यूटन के थर्ड लॉ में क्या होता है कि प्रतिक्रिया होता है लेकिन दोनों अलग अलग वस्तु पर होता है, यानी कि ये भी प्रतिक्रिया दे रहा है, खिसिया के एकरू को एक चटकन मार रहा है, अभी खिसिया के एकरू को एक चटकन मार रहा है, ठीक, यानी दोनों वस्तु भी अलग है और दोनों का आपको देखो विरोध में, इसका विरोध हो जाएगा इसका और इसका विरोध हो जाएगा उसका, यानी कि दोनों का विपरीत। यानी हम बोर्ड पर ऐसे लगाते हैं, ये बल हम जैसे लगाते हैं, प्रतिक्रिया लगाते हैं, इसको मारते हैं बोर्ड पर, तो बोर्ड भी उधर से हमको मार रहा है, मतलब फील ये चीज नहीं हो रहा है लेकिन वो भी लगा रहे हैं प्रतिक्रिया, और ये क्या हो रहा है एक दूसरे, देखो बोर्ड अलग चीज हो गया, हमारे हाथ अलग चीज हो गया, दोनों अलग अलग वस्तु हो गए और दोनों का अपोजिट लग रहा है, ठीक। ये देखो बोर्ड उधर से लगा रहा है, ये इधर से लगा रहा है, ठीक, यानी अलग अलग वस्तुओं पर आपको विपरीत दिशाओं में लगने वाला बल जो होता है, ये आपको जो होता है ये आपको प्रतिक्रिया बल जो लगता है अलग अलग दिशाओं में लगता है, और ये न्यूटन के थर्ड लॉ से आपको संबंधित मिलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्रिया के आपको विपरीत प्रतिक्रिया। आगे लगा लो, क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर 76। अब ये देखा जाता है कि सामने वाला खींचकर ये थप्पड़ मारता है तो तुम्हारा गाल कितना मजबूत है, यानी प्रतिक्रिया भी ये देखा जाता है कि वो मतलब ये आदमी वाला प्रतिक्रिया बोले, ये बोर्ड वाला नहीं, बोर्ड वाला तो जितना हम लगाएंगे उधर से ये लगाएगा, ठीक। अगर मेरा प्रतिक्रिया ज्यादा होगा तो बोर्डवा के अंदर हमारा हाथवा धंस कर चला जाएगा, यानी हमारे पास ज्यादा बल होगा। और यह बात अगर विकास करे, गुप्ता जी का बात करे, तो दोनों में से जिसका बॉडी ज्यादा होगा, जिसका हाथ ज्यादा मजबूत होगा, मारेगा कान बोलो खून आ जाएगा ओके। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन और वसा तेल के लिए प्रचुर होता है। तो आपको इसका बीज बताना है कि आपको प्रोटीन के सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है और वसा तेल में आपको इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा, 76 का देख लो, ऑप्शन देख लो, वो ऑप्शन दोनों में से नहीं है, इधर देखो, देखते इधर है कि नहीं ऑप्शन, यहाँ पर देखो,
हाँ, क्वेश्चन यहाँ पर 77 देखो, मतलब 76 का ये आपको सोयाबीन में आप जानते हैं कि प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में क्या होता है, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है और सोयाबीन का तेल भी होता है। यहाँ पर 76 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को बोला जाता है। क्वेश्चन 77 देखो, बादल या कोहरा किस प्रकार के कोलाइडी, कोहरा हो जाएगा यहाँ पर ना, बादल या कोहरा किस प्रकार के कोलाइडी निकाय है, यानी किसके किससे मिलकर बनता है। बादल या कोहरा जो मिलकर बनता है, किससे किसके मिलकर बनता है, ये लगाना है, क्वेश्चन लगाओ। हाँ, तो बादल और कोहरा बनता है द्रव और गैस के प्रक्षेपित, द्रव और गैस के प्रक्षेपित होता है, द्रव और गैस होता है। इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 78, अक्षय नवकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है। अक्षय, अक्षय एक होता है क्षय, एक होता है अक्षय, ठीक, दो आपको बताना है। क्षय मतलब कि क्षयकरण होना, यानी कि वो विघटन हो जाना है उसका, ठीक, ये एक अक्षय होता है, एक रिन्यूएबल होता है, एक आपको नॉन रिन्यूएबल होता है, ठीक, ये आपको बताना है। इसमें से 78 बताओ। अरे बहुत आसान क्वेश्चन भैया, देखो अक्षय मतलब कि कभी इसका क्षय नहीं होना, ठीक, अक्षय मतलब क्षय नहीं होना, ये हो जाएगा सूर्य ऊर्जा। सूरज का जो ऊर्जा है ये आपको अक्षय, जो भी लगभग ऊर्जा जो होते हैं ये आपको पर्यावरण अनुकूल भी होते हैं, ठीक, तो ये ऊर्जा हो जाएगा, जैसे पवन ऊर्जा हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा, ये सब जो ऊर्जा होती है ये अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत आती है। बाकी कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, प्राकृतिक गैस हुआ, ये क्षय होता है, यानी कि ये खत्म हो सकता है, ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 79, एक परितंत्र में सभी हरे पौधे और नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वर्ग में आते हैं। मैंने ऊपर क्वेश्चन मैंने कराया, अगर ये क्वेश्चन अगर आप लोग प्रीवियस ईयर देख रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट डायरेक्ट रूप से आ रहा है। अनुज पासवान 77 का सी 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 क्या हो गया भैया, तुम इतना सी सी काहे लगा रहे हो। हाँ, तो सीसीए तो लगाए हैं, तुम लोग भी अजीब, एक बार आंसर लिखो, सी 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 समझ में आ जाता है गलती का हो गया। एक परितंत्र में सभी हरे पौधे और नील हरित शैवाल जो होते हैं ये क्या होते हैं, आपको बताइए, उत्पादक होते हैं ना, ये खाना बनाते हैं, आप लोगों का खाना बनाते हैं और भर भर पेट आप लोग खाते हैं, ठीक, इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, उत्पादक होते हैं। और आप लोग क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, जो कि आपको क्या कहते हैं, शाकाहारी खाना खाते हैं। द्वितीय उपभोक्ता में मांसाहारी होते हैं, ठीक, ये याद रखिएगा। और तृतीय उपभोक्ता में क्या होते हैं, जो कि आपको मांसाहारी को भी खा जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा, उत्पादक। हरे पौधे जो होते हैं उत्पादक होते हैं। क्वेश्चन आगे देखिए 80, बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस में देखो आ गया फिर से घुमाकर क्वेश्चन, बायोगैस हुआ, गोबर गैस हुआ, दलदली क्षेत्र से हुआ, गाय भैंस पर गुराई करती है वहां से हुआ, इसे मार्स गैस भी कहा जाता है, सीएनजी वाला में ये भी ज्यादा मिलता है। ये कौन सा हो जाएगा, ये आपको मीथेन हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। कोयला वाला आपको देखो खदान में मिलता है, इसके आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखो, वह लक्षण पर 5 जगत वर्गीकरण किया था। 5 जगत, विक्टर ने जो 5 जगत का वर्गीकरण किया था, विक्टर ने जो 5 जगत का वर्गीकरण किया था, ये किस लक्षण पर किया था। तो वह लक्षण में एक तो आपको कोशिका भित्ति होगा, ठीक, ओबीसी से बात है, कोशिका झिल्ली था, और एक पोषण का विधि था, अलग अलग पोषण का जो विधि था, इसके अकॉर्डिंग ये 5 जगत में बांटा था। 2 जगत में कोरोलिस लिनियस ने बांटा था, उन्हें आपको वर्गीय के पिता भी कहा जाता है। क्वेश्चन आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 82, तने में कैवियन छल्ले, तने में जो कैवियन छल्ले होते हैं किस रूप से होते हैं, तो कैवियन छल्ले की सक्रियता के पित्त जो होता है, पित्त की ओर बनने वाली कोशिकाएं होती हैं, ये क्या होती हैं, कैवियन छल्ले तक डायरेक्ट आपको द्वितीय जाइलम लगा देना है, ठीक। और जाइलम ऐसे क्या काम करता है, तो जल का परिवहन करता है। फ्लोएम क्या करता है, तो आपको खाद्य पदार्थों का आपको परिवहन करता है, ठीक। ये सब उत्तक है, इसके आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखो, किरचॉफ का प्रथम नियम कहलाता है। किरचॉफ का प्रथम नियम किससे संरक्षण से संबंधित है, किरचॉफ भैया ने प्रथम नियम दिया था और इसमें बताया था आपको किसके, अवेश के बारे में बताया था, ठीक, अवेश के संरक्षण के बारे में बताया था किरचॉफ ने दूसरा नियम दिया था जिसमें ऊर्जा के संरक्षण के बारे में बताया था। तो ये भी याद रखिएगा, इसमें क्या हो जाएगा, आवेश के संरक्षण से संबंधित है। 83 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84, देखो कितने अच्छे तरीके से जल्दी जल्दी क्वेश्चन में आप लोगों को रिवीजन करा रहा हूं। अब बताओ, ज्यादा समय नहीं ना देना है, अब बहुत सी पढ़ना है ना। वंशागति के क्रोमोसोमवाद के सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। वंशागति के क्रोमोसोमवाद सिद्धांत, देखो यहाँ देखो क्रोमोसोमवाद जेनेटिक्स का तो तुम लोग मेंडल लगा दोगे, लेकिन क्रोमोसोमवाद जो सिद्धांत लगाया गया था ये किसके द्वारा बताया गया था, ये आपको बताना है। तो ये बताया गया था किसके द्वारा, सटन और बावेरी द्वारा। सटन और बावेरी ने इसे बताया था, इसके आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्रोमोसोमवाद जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था ये सटन और बावेरी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 85 देख लो, एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक है। कोई परितंत्र है, ठीक, सबसे बड़ा परितंत्र कौन हो जाता है, तो ये सागर हो जाता है, ठीक, महासागर। एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक क्या कहलाता है, जो नियमित करने वाला जो कारक हो जाएगा, ताप भी होगा, मृदा की नमी भी होगी और अपर्दन की प्रकृति भी होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको डी हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, इसके आंसर डी हो जाएगा, इसे याद रखिए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 86 देखो, 86 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आवर्त चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करता है। आवर्त चक्र के यानी कि
आवर्त चक्र के जो आपको मध्य में अपने उच्चतम स्तर जो प्राप्त करता है, ठीक, ये आपको बताना है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल ये हो जाएगा ना आवर्त चक्र, ये जो मध्य में अपने उच्चतम आपको स्तर प्राप्त करता है एस्ट्रोजन होता है। जब एस्ट्रोजन कब स्रावित होता है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एस्ट्रोजन जब आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उस समय भी आपको जो आपको ये ज्यादा निकलता है एस्ट्रोजन को। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 87। एस्ट्रोजन जो है ना ये फीमेल हार्मोन है, और एक ये हार्मोन ये भी देता है कि लव हार्मोन किसे बोला जाता है। लव हार्मोन जो बोला जाता है यानी तुमको प्यार करने की जो जिज्ञासा जगती है, ये टेस्टोस्टेरोन जो है ये तुम्हारा ज्यादा स्रावित होता है तो तुमको प्यार करने की आशा जगती है। अगर इसको निकाल दिया जाए ना, टेस्टोस्टेरोन को जो निकाल दिया जाए ना, तो मेरे प्यार करने का काम खत्म हो जाएगा, यानी तुमको प्यार करने का मन करेगा नहीं, ठीक मतलब करेगा यार, प्यार तो अंधा होता है ना, प्यार का कोई आंख नहीं होता है, प्यार का कोई पैर नहीं होता, प्यार लंगड़ा भी होता है, अंधा भी होता है, बहरा भी होता है, सब चीज होता है, ठीक, गोरा काला सब चीज होता है। तो ये याद रखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 87। भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस तल में जुड़े हो रहते हैं। देखो भौतिक अधिशोषण में जो गैस के अणु ठोस तल में जुड़े रहते हैं, ये किसके कारण जुड़े रहते हैं, तो वंडरवाल बल के द्वारा, वंडरवाल फोर्स जो है इसके कारण जुड़े रहते हैं। 87 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देख लो, क्वेश्चन नंबर 88। सामान्यतः स्वार्थिक उपयोग में लिए जाए वाला बायो रिएक्टर कौन से है। बायो रिएक्टर आपको बताना है, स्वार्थिक उपयोग में लिए जाने वाला बायो रिएक्टर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बिलोडिस हैज बायो रिएक्टर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 89 देख लो। उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन पर अभिलक्षण नहीं है। नाभिकीय संलयन में जो अभिलक्षण नहीं है उस गुण का चयन करना है, यानी यहां पर ध्यान से तुम लोग पहले देख लो क्वेश्चन 89 का, ठीक। हाँ देखो अब क्वेश्चन लगाओ। उस गुण का चयन कीजिए जो यहां पर, एक मिनट थोड़ा सा मैं नीचे से कर लेता हूं, हाँ अब लगाइए। ये देखिए, उस गुण का चयन कीजिए जो कि नाभिकीय संलयन में अभिलक्षण नहीं है, यानी कि नाभिकीय संलयन की विशेषता नहीं है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, अभिक्रिया ले नाभिक तारे होते हैं, सूरज का जो प्रकाश होता है, ये सभी आपको हाइड्रोजन के नाभिक जो मिलते हैं तो हीलियम के नाभिक बनते, एकदम सही है। इसके लिए क्रांतिक द्रव्यमान की आवश्यकता होती है, यानी कि ये भी बात सही है, तापमान भी ज्यादा चाहिए, दाब भी ज्यादा चाहिए। ये देखिए नाभिकीय संलयन में हल्के तत्व मिलकर भारी तत्व बनाते हैं, यानी भारी तत्व बदलते हैं, जैसे हीलियम में बदल जाता है हाइड्रोजन, ये याद रखिएगा, हीलियम बदल जाता है, ये आपको होता है, बात सही है। यह कम तापमान पर होता है, ये गलत चीज है। कम तापमान पर कहां होता है, कम पर क्रायोजेनिक बोला जाता है जिसे। इसके आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये कम ताप पर नहीं होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 90 देख लो। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान होता है। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन, ठीक, ये रिपीट किया है क्वेश्चन अलग अलग तरीका से। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान क्या होता है, ये आपको लगाना है। सो ऑक्सीजन की आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान पूछेगा तो 32 लगा लेना। ऑक्सीजन की नहीं 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 नहीं, एक मिनट रुक जाओ। ऑक्सीजन की संख्या तो 8 होता है ना, परमाणु संख्या, तो यह दुगना कर दो, दुगना कर दोगे तो 16 निकल कर आ जाएगा। 90 के आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या दिक्कत है कोई के, एक मिनट रुक जाओ। ऑक्सीजन के एक अणु पूछ रहा है ना, तो O2 के ये फार्मूला पूछ रहा है। ऑक्सीजन मतलब O2 के फार्मूला पूछ रहा है ना, ये O2 का फार्मूला पूछ रहा है, तो यहां पर 32 हो जाना चाहिए ना। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा, तो ये तो O2 का फार्मूला पूछ रहा है ना, ऑक्सीजन O2, तो यहां पर क्या हो जाना चाहिए, 32 हो जाना चाहिए, ठीक, 32। ऑक्सीजन परमाणु का संख्या न होता है आपको 16, जी अणु नहीं होता है। ऑक्सीजन अणु मतलब कि O2 की बात कर रहा है, यहां पर ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन पूछता है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। कहां अणु दिया है, कहां परमाणु दिया है, इसे समझने की कोशिश करना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर कौन है भैया, 91 देख लो। यहां पर फिनाइल किटनूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल क्या है। फिनाइल किटनूरिया के रोगी जो होते हैं, इनके मूत्र में जो उत्सर्जित होता है, ये आपको लगाना है, ठीक। लेकिन 32 होगा, अरे ये अणु दे रहा है, अणु, ऑक्सीजन के अणु क्या होते हैं, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है, ऑक्सीजन के अणु जो हो जाएंगे O2 हो जाएंगे ना, ऑक्सीजन अणु क्या हो जाएंगे, O2 हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या दिया था, ऑक्सीजन के अणु के फॉर्मूला क्या होते हैं, यही तो क्वेश्चन दिया था ना। अरे ऑक्सीजन के एक अणु का जो द्रव्यमान होता है, यही तो दिया था ना। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान O2 होता है, और O2 में ऑक्सीजन 2 गो हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 का 32 हो जाएगा। कितना बार बताया जाए आप लोगों को, बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 91 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 91 क्या दे रहा है, तो इसमें हो जाएगा फिनाइल पायरोविक अम्ल हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए।
ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान क्या होगा, ये भी क्वेश्चन वही चीज है, 32 ग्राम हो जाएगा। वो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान 32 ग्राम हो जाएगा, वहीं आपको 92 लगा लेना है, वही सेम क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पर आपको ग्राम में दे दिया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 93 देख लीजिए, निम्नलिखित स्रोतों में से किसमें भारत का सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है, सबसे अधिक विद्युत। आज इतना गलती हो रहा है, गलती होगा, ध्यान से नहीं देखोगे तुम लोग तो। निम्नलिखित स्रोतों में से किसमें भारत का सबसे अधिक विद्युत प्राप्त होता है, तो ये विद्युत जो होता है तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा में हम लोग देखिएगा थर्मल एनर्जी से बोलते हैं, तापीय ऊर्जा जो होता है ये कोयला से बनता है और सबसे अधिक विद्युत मिलता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। अभी भी भारत में तापीय ऊर्जा से सबसे अधिक होता है आपको विद्युत का उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 94, इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बंध द्वारा जुड़ी होती है, जो इंसुलिन हार्मोन है इसमें पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला होती है ये आपको डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती है, ये क्या होती है डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती है, ठीक। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 95, डीएनए के एकल क्षारक युग्म में परिवर्तन को कहते हैं। अगर डीएनए का एकल क्षारक आपको युग्म परिवर्तन होगा, एकल क्षारक युग्म परिवर्तन, तो इसे बोला जाता है बकवास परिवर्तन, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक, बकवास परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 96 देखो, मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विपयार्स विशेषक चयनित किए थे। सो मेंडल ने देखेंगे कि 7 आपको ये आपको अलग अलग आपको देखिएगा लक्षण के ये आपको चुने थे, ये हो जाएंगे चयनित किए थे 7, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा मटर के पौधे। क्वेश्चन नंबर 97 देखो, भूपृष्ठीय तापमान के व्युत्क्रम वायुमंडलीय निचली परतों में बढ़ावा देता है, यानी भूमंडलीय तापमान के व्युत्क्रमण, व्युत्क्रमण मतलब उल्टा होता है, ठीक, वायुमंडल के निचली परत में को बढ़ावा देता है, किसका, तो ये बढ़ावा देता है, आपको बताना है। क्वेश्चन 97 लगाइए, तो ये आपको स्थिरता को बढ़ावा देता है, यहां पर क्या हो जाएगा स्थिरता को बढ़ावा देता है, ठीक। भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रमण दे रहा है, वायुमंडल की निचली परतों में स्थिरता को बढ़ावा देता है, व्युत्क्रमण मतलब उल्टा हो जाता है, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछता है, ये आपको क्षोभ मंडल के बारे में दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 98 देखो, परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है, जो परजीवी गाय है रोजी के दूध, इसमें कौन सा आपको प्रोटीन मिलता है, ये आप लगाना है। क्वेश्चन नंबर 98 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 98 का हो जाएगा यहाँ पर मानो अल्फा लेक्ट एल्बुमिन, ये सब 12th लेवल का क्वेश्चन है, ये सब जब बिहार पुलिस का जो 12th वाला लेवल पर एग्जाम हुआ था उस समय पूछा था। क्वेश्चन नंबर 99 देख लो, सीएनजी मुख्य रूप से बनी होती है, आपको देखो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होता है, सीएनजी मुख्य रूप से किससे बनी होती है, सीएनजी में मैंने आपको बताया है कौन पाया जाता था, आपको मीथेन। आपको पूछता है कि जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है यानी एलपीजी, तो तुम्हारा घर वाला गैस है, ठीक, तो यहां पर कौन कौन होता है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन से बना होता है, वो उसमें प्रोपेन ब्यूटेन होता है। क्वेश्चन नंबर 100 देख लो, रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर न चिपकने वाला जो परत होता है, यानी चिपकेगा नहीं परत, उसको बताना है। रसोई गैस में जो न चिपकने वाला परत होता है इसका टेफ्लॉन का, मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन करा रखा है, आप लोग ये कर चुके होंगे, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन लगभग इसमें से 95% आप लोगों का क्वेश्चन पहले मैं करा चुका था, ठीक, ये याद रखिएगा। तो आप लोग क्वेश्चन किए थे और आज क्वेश्चन अच्छा लगा, बताओ कितना स्कोर आप लोगों ने किया, चुपचाप कायदे से, ठीक, और चोरी वोरी नहीं करना है, बताओ चुपचाप।